दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चला मंथन और चिंतन अब दावेदारों की धड़कनें बढ़ा रहा है। दोनों दलों के नेताओं की हाईकमान के साथ बैठक हुई, जिसमें कई सीटों पर सिंगल नामों के पैनल पर चर्चा हुई तो कुछ सीटों पर 2 से 3 नामों के पैनल पर बातचीत हुई। बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश को लेकर अलग से बैठक हुई। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व पूरी ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। और तो और जन आशीर्वाद यात्राओं में नजर आ रहे राजनीतिक सितारे इस बात के गवाह हैं कि बीजेपी कहीं कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। इधर यूपी के बाद डबल इंजन का नारा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बुलंद हो रहा है, जो न सिर्फ एमपी बल्कि केंद्र को भी फायदा पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश में पहली सूची 39 हमारे प्रत्याशियों की आ गई है। निश्चित रूप से जो हमारे केंद्रीय चुनाव समिति है वो बैठ करके आगे पर भी विचार करेगी और ये अब जल्दी आरंभ हो गया। ये हमने पहले से ही घोषणा करके ये बता करके कि हमारे ये उम्मीदवार हैं। कांग्रेस आज तक उस पर कोई विचार नहीं कर पाई, तय नहीं कर पाई कांग्रेस की स्थिति कैसी है। देखिए, हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके ये बता दिया कि हम मैदान में आ गए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ ही कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार सियासी गलियारों में है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पहली लिस्ट में बाहर से आए 12 नेताओं को कांग्रेस जगह दे सकती है। इनमें वो नाम भी शामिल होंगे जो बीजेपी के घाटी नेता और कार्यकर्ता रह चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में पूर्व मंत्रियों, नए और युवा चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी। बीजेपी की ही तरह दिल्ली हाईकमान की मोहर के बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार सिर्फ जीत के आधार वाले ही होंगे। उसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने और एआईसीसी ने कुल 4 सर्वे करवाए हैं। हमारे जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट, हमारे जिला प्रभारियों की रिपोर्ट, इन सब की रिपोर्ट को कंबाइन कर जो भी विजयी प्रत्याशी होगा या होने वाला होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। यकीनन 2018 के नतीजों से मिले सबक को दोनों पार्टियां बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही हैं। तैयारियों से भी समझा जा सकता है कि दोनों पार्टियों का पहला फोकस हारी हुई सीटें हैं, तो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देना सबसे बड़ा क्राइटेरिया। अब देखना होगा कि मंथन और चिंतन के बाद 23 में जीत का अमृत किसे मिलता है। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी दूसरी लिस्ट जल्दी जारी कर फिर से चौंकाएगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस बाहर से आए नेताओं को टिकट देने वाली है? सवाल नंबर 3, स्टार चेहरों को उतारकर बीजेपी पहले ही बढ़त बना लेना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली में किस्मत लॉक। बिल्कुल साहब, उन लोगों की धड़कनें इस समय बढ़ चली होंगी जो उम्मीद कर रहे होंगे कि दूसरी सूची में तो उनका नाम ही होगा। खासतौर से वो कैंडिडेट्स जो पहली बार के फर्स्ट टाइमर्स होंगे या पिछले चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिला है और वो ये मान कर चल रहे हैं कि इस चुनाव में उन्हें टिकट ज़रूर मिल सकता है। तो ये वो मौका है जब ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, माफ़ कीजिएगा, तनाव भी बढ़ता है, चिड़चिड़ाहट भी बढ़ती है। लेकिन वो धैर्यवान लोग जो ये जानते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ टिकट पर ही डिपेंड नहीं करती है, ज़िंदगी इसके आगे भी है, वो बड़े हौसले से इन सिचुएशन का सामना करते हैं। तो हम भी ये गुजारिश तो एक बार फिर करेंगे, हालांकि नेताओं से समझदार कौन होता है, लेकिन फिर भी सर इसको भी मानिए कि विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। हार और जीत या टिकट मिलना या न मिलना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी की ये सूची जल्दी क्यों? इसका जवाब ये है कि बीजेपी की रणनीति इस बार अर्ली टिकट्स देने की है, क्योंकि इसके लिए पहले कांग्रेस जानी पहचानी जाती रही है। लेकिन अब बीजेपी ये मानती है कि आप पहले टिकट दीजिए, पहले आप वार कीजिए और आगे बढ़िए। अब कितनी कामयाब होती है इस रणनीति को लेकर ये तो वक्त बताएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्पोक्स पर्सन राजपाल सिंह सिसोदिया, स्वागत करता हूं। मिथुन सिंह अहिरवार साहब हैं हमारे साथ, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, आपका भी बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी आपकी, फिर राजनीतिक मेहमानों की बारी। बताइए कब आ रही है सूची, क्योंकि पल पल पर आपकी निगाह है। क्या आज देर रात या फिर बात करें गुरुवार सुबह, दोपहर या शाम?
बहुत ज़्यादा उम्मीद करना चाहिए कि थोड़े कुछ ही घंटे बचे हैं, शायद सूची सामने होगी और भारतीय जनता पार्टी की सूची में 40 के लगभग यानी 35 से 40 के बीच नाम होंगे। सबसे ज़्यादा नाम उन सीटों के होंगे, जनजातीय सीटों के इसमें दिखाई दे सकते हैं। कुछ नए चेहरे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, जिनको लेकर चर्चाएं चलती रही है। गाए बगाए जहां था, हो सकता है वो सूची में दिखाई दे। तो बड़ी महत्वपूर्ण सूची है। अभी बैठक शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के तमाम बड़े लीडर इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। बीडी शर्मा, शिवराज जी, हितानंद जी, भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी, तो सभी पहुंच गए, सबके साथ बैठक चल रही। और बैठक के पहले भी एक बैठक हो चुकी शरद जी, तो उसमें लगभग तय कर दिया गया था, लेकिन आज मोहर लगना बाकी। चर्चा ये थी कि 64 पूरे नाम, जो 103 आकांक्षी विधानसभाएं हैं, उसमें से 39 पहले हो चुके, 64 जो बाकी बचे थे वो भी कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें अब जो खबरें आ रही है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है और 35 से 38 नाम की सूची दिखाई देगी। इसी तरह कांग्रेस की भी तैयारियां हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, लेकिन बिल्कुल मुझे तो कतई नहीं लगता है कि कांग्रेस की पहली सूची अभी आएगी। जन आक्रोश रैली जो होने वाली, उसके बाद कांग्रेस की सूची दिखाई देगी। तो धड़कनें बड़ी तेज है। जैसे ही आप और हम जब बैठे दोपहर में खबर पर चर्चा कर रहे थे, तो सूची का कितना इंतजार होता है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके बाद से हमारे फ़ोन बंद नहीं हुए। लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा नाम है कि नहीं, हमारा नाम है कि नहीं। तो इससे समझा जा सकता है कि हर एक जो प्रत्याशी बनना चाहता है उसको बहुत इंतजार है। तो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर हम देखें तो 39 ये और 35 यदि इस नाम में आते हैं तो लगभग 80 सीटें घोषित हो जाएगी। और इस समय जो धड़कनें बढ़ती हैं उसका मंजर आप समझ सकते हैं। जो टिकट के आकांक्षी हैं उनके घर में चैनल जब देखा जाता है, पापा जल्दी आओ, बंसल वाले दिखा रहे सूची संभावितों की, देखो अपना नाम है कि नहीं बेटा, नोट करते जाना। ये तैयारी होती है, ये वो जोश होता है, ये वो एक धड़कन बढ़ती है तेजी से। सर जी, एक प्रयोग और सफल रहा। जो 39 सीटें घोषित की थी, तो ऐसा उम्मीदें थी कि बहुत ज्यादा विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ठीक है कि उतना ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया है, तो इसीलिए बीजेपी आज फिर कुछ नया जोखिम लेने वाली। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो टिकट के वंचित होते हैं उनके पक्ष में जो नारे हौसला बनाने के, आंधी नहीं तूफान है, हमारा नेता सबसे महान है, और उसके बाद जो गाड़ी आगे बढ़ती है तो देखने वाली चीज़, बड़ा दिलचस्प मंजर होता है सर। ये 5 साल चुनाव, इससे रोचक चीज़ कोई नहीं है। मिथुन जी, किस तरह देखते हैं आप? बीजेपी पूरी तैयारी में लगी है, तैयारियाँ माशाल्लाह आपकी भी कम नहीं है, और तुर्की ब तुर्की दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के साथ एक बड़े मजबूत मुकाबले की तरफ बढ़ रही हैं। किस तरह आप देखते हैं सूची की तैयारी बीजेपी की, और उसी के मुकाबले आपकी भी तैयारी? देखिए, हमारी तैयारियां भी लगातार चली रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है। और ये जो लोकतंत्र का उत्सव है सर, इस उत्सव को मनाने की, जैसे दीपावली में सब लोग अपने घरों का रंग रोगन कराते हैं, सभी तरीके की तैयारियां करते हैं, तो हमारी पार्टी में भी जो अपने तरीके की प्रोसेस होती है, ये जो कि किसी भी पार्टी में हो सकती है, उस तरीके की प्रोसेस में जो अपना समय लगता है वो लगी रहा है। लेकिन क्या इस नज़रिए से भी नहीं देखा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये लग रहा था कि हम लोग पहले सूची जारी करेंगे, कई नेताओं ने भी हमारे इस तरीके के बयान दिए, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर पहले सूची जारी कर दी और हमारे पास समय है कि उनके जो कैंडिडेट हैं उनको देख करके हम अपनी सूची में अपने नेताओं का स्थान बनाएं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को विचार नहीं करना चाहिए कि हमारी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है? तो हमारे जो नेता हैं वो सबसे बेहतर कैंडिडेट जो है उसका चयन करने में लगातार जो अपना मत है वो अपने लोकतांत्रिक तरीक़ों से दे रहे हैं। दिल्ली में जो बैठक हो रही है वहाँ हो रही है, क्योंकि जो लोकतंत्र का ये उत्सव है, इसको मनाने को लेकर के हमारी जो तैयारियां हैं उसकी आकांक्षा जनता की है, कि जनता जो बड़ी उम्मीदों से बैठी है कि कांग्रेस पार्टी को हमें वोट दे करके इस बार जिताना है। जो पिछले बार हमें मैंडेट दिया था, जिसका कि जो नंबर गेम का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाई, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ तो मध्य प्रदेश में भी वैसा ही दोहराना जनता चाहती है कि ऐसा एक मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम प्रयास, अपने तमाम ऑपरेशंस को ना कर पाए। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज हुआ है। जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 109 सीटें आई थी, उस चुनाव के लिए दावे 200 पार के करीब थे, और अब के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो 200 पार के दावे थे वो 150 पर आ गए हैं। तो कितना और नीचे असल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जाएंगी वो देखने वाली बात होगी। तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए, जनता के लिए जनहितैषी योजनाएं बनाने के लिए हमारे वो उम्मीदवार जो न केवल जनता की बात कर सकें बल्कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को भी आगे ले जा सकें, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो नाम है उनका चयन होना है, उन पर मोहर लगनी है और उनका नाम सबके सामने आना है। इस बात को लेकर के हमारी चर्चाएं चल रही हैं। सही समय पर लिस्ट सामने आएगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं बीजेपी को भी। राजपाल जी, तो तैयारी है
धड़कनें बढ़ रही हैं। हो सकता है चौंका दें आप भी हमको कि राजपाल सिंह सिसोदिया उज्जैन से ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मिल रही है। राजपाल सिंह सिसोदिया भी चुनाव लड़ने वाले हैं, टिकट फाइनल हो गया। उज्जैन की जो भी सीट होगी, हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो धड़कन तो आपकी भी होगी सर। शरद जी, मेरे प्रति आप शुभेच्छा रखते हैं, मैं आभारी हूँ आपका। पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वैचारिक अनुष्ठान में लगे हुए वे कार्यकर्ता जिनके सामने नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ इज लास्ट। तो हम तो उस सिद्धांत को लेकर काम करते हैं कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए दायित्व तय है। कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी को विजयश्री की ओर ले जाएगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। उस कमल फूल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी को जीत की ओर ले जाएगा, और वो काफ़ी कुछ तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार विगत 3 महीनों से हर स्तर की बैठकें हुई है, हर स्तर पर मंथन हुआ है, और ये जो मंथन हुआ इसका जो अमृत है वह एक घड़ा तो पहले 39 के रूप में निकल चुका है और उसको वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूरे जो हमारे वो कैंडिडेट 39 कैंडिडेट जो पिछली सूची के द्वारा आए थे वे सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लगभग सभी का एक पूरे क्षेत्र में एक प्रवास होने की स्थिति बन चुकी कि वोटर्स से वो मिल चुके हैं। अब ये दूसरी सूची संभावित है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की चुनाव समिति की केंद्रीय स्तर की बैठक चल रही है। हमारे नेतृत्व भी, हमारे नेतागण भी उसमें भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेतागण भी उसके अंदर है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा निर्णय करके वो वहाँ निकलेंगे, और वो जो निर्णय आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसका अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा। हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उस निर्णय को सिरोधार्य करते हुए उसके लिए काम पे लगेंगे। इसलिए लगेगी कि हम एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण के महाअभियान में लगे हुए। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर समाज में मुख्य धारा में आए, और उसमें हम सफल हुए हैं। और उसी सफलता को आज जब हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हैं, तो जनता दोनों हाथ से हमको जो आशीर्वाद हमारे ऊपर लुटा रही है वो उसी का परिणाम है कि हमने गरीब कल्याण महा अभियान के तहत लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रतापूर्वक प्रयास किया है। उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश जो 2003 में बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में मिला था, उसमें जो हमने विकास के कार्य किए उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जिले जिले में पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से पत्रकार महोदयों को भी देने का काम कर रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड को हम समाज के सभी वर्गों के बीच में ले जाकर देने का काम कर रहे हैं। हमने जो किया वो हम बताने का काम कर रहे हैं। हम जो भविष्य में करने वाले हैं वो भी हम हमारे वचन पत्र, घोषणा पत्र के माध्यम से बताने का काम करेंगे, संकल्प पत्र के माध्यम से बताने का काम करेंगे। हम समाज के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में से सुझाव ले रहे हैं। संकल्प पत्र में समाहित करने के लिए हम जो है जनता के बीच में हैं, हमारे नेता जनता के बीच में, हमारा विचार जनता के बीच में, हमको आशीर्वाद देने का काम जनता कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा जनता ही तय करेगी। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमने विचार मंथन से अमृत निकाला है। मनोज, विचार मंथन जब भी होता है, चाहे वो देव और दानव का हो, तो सबकी संकल्पना तो यही रहती है कि अमृत निकले। लेकिन ये भी विचार मंथन का एक बड़ा रोचक और चौंकाने वाला पहलू है कि आमतौर पर अमृत तो निकलता ही है विचार मंथन से, लेकिन विष भी निकलता है। हमारी शुभकामनाएं दोनों दलों को है कि उनके विचार मंथन से अमृत ही निकले। लेकिन कई बार कुछ चूक होती है, जिसको अगर हम इसको विचार मंथन से अमृत और हलाहल से तुलना करें तो कई बार ऐसा हलाहल भी निकल जाता है जो मतदाताओं के गले नहीं उतरता है, और ये फिर पार्टियों के लिए हलाहल बन जाता है। और हर व्यक्ति भगवान शिव की तरह तो नहीं हो सकता है कि वो उस हलाहल को कंठ तक ही आकर रोक दे। तो ये बड़ी मुश्किल होती है कि ये हलाहल कई बार अस्तित्व का संकट बनता है और पार्टियों को सत्ता से दूर भी जाना पड़ता है। तो इस बार का चिंतन 2018 से और माइक्रो लेवल का है। दोनों पार्टियां कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसे आप किस तरह देखते हैं? खासतौर से यहाँ हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, जिसका विचार मंथन इस समय गंभीर चेहरे बैठे होंगे, हाँ ऐसा करना ठीक होगा, मेरे विचार से थोड़ा सा और चिंतन कर लें। क्या कहेंगे? देखिए, विचार मंथन बहुत हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, और कुछ जो हलाहल की आप बात करें तो देरी भी हुई है उसमें। कुछ जगह विष की बात करें तो विष भी पीना पड़ा है। कई जगह से ऐसी खबरें आती रही। तमाम सारे सीनियर लीडर हम देख रहे हैं अब वो जिस तरह से मंथन के बाद अमृत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो
या बाकी हम प्रभात झा की बात करें, ये सब वो नेता है जो लगातार लगे हुए। तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी बहुत कुछ ये चाहती है कि जितना विष पीना था पी लिया, जहां जो कुछ करना था, जिससे भी जो गलतियां हुई है उनको सुधार लेना चाहिए। और आज खुद कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे थे कि मैंने खुद इस सवाल को उठाया था कि संवाद की कमी है, लेकिन वो संवाद अब हम सबके बीच में है और एक ही उद्देश्य है कि हम अमृत की तरफ बढ़ें। लेकिन असली अमृत और विष तो ये सब जनता के हाथ में होता है कि जब वो अपना रिजल्ट परिणाम देगी वो किस तरफ जाएगा। लेकिन शरद जी, जैसे जैसे सूची आती है तो उसमें दोनों तरह के पहलू देखने को मिलते। कई बार हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, हालांकि ऐसी हालत कभी नहीं हुई जैसा कांग्रेस में देखने को मिलता है। कांग्रेस का एक अलग काम करने का तरीका है और बीजेपी का अलग है। फिर भी जिस तरह से 39 सीटें घोषित की गई थी, तो जो उम्मीदें थी कि क्या ज़्यादा विष पीना पड़ेगा अमृत के साथ, तो वो दिखाई नहीं दिया है। बीच में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस से, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोग आए, तो उसको लेकर भी बड़ी बातें हुई। लेकिन धीरे धीरे कर उस सामंजस्य संवाद की तरफ बीजेपी बढ़ी है और अब ठीक महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विष की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जीत हार का जो बड़ा खेल होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कांग्रेस ने भी इस बात को समझा है और आप देखिए पहली बार कांग्रेस में वो सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही जो पहले दिखाई देती थी। गाये बगाए जरूर यहाँ वहाँ से छोटी छोटी खबरें आ जाती, तो कांग्रेस ने भी उस पर बहुत हद तक विराम लगाने का प्रयास किया और इसीलिए 2023 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट पर हो जाता है और दोनों दलों की नज़र कैंडिडेट पर है कि हम प्रत्याशी कैसा देंगे। जो प्रत्याशी अच्छा देगा वो चुनाव जीत पाएगा। और इस बार मुझे लगता है बगावत भी नहीं हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी कि गेटवे दोनों तरफ से खुला जी। उन्होंने कहा मीटिंग से निकले, उन्होंने कहा मजो नहीं आ रहा है गुरु, नहीं दे रहा टिकट, जा रहा है बीजेपी में। उधर से दिमाग खराब हुआ, उन्होंने कोई मतलब बगावत का मतलब कांग्रेस तैयार बैठी यार, ऐसे थोड़ी हम जा रहे हैं कांग्रेस में। तो इस बार बगावत नहीं होगी, दल बदल होगा, क्योंकि उसका रास्ता शायद खुला हुआ है। मिथुन जी क्या कहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल ठीक बात है और बगावत बहुत पॉजिटिव टर्म है। बगावत ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे कि लालच से जोड़ा जा सके, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के संदर्भ में हमने देखा 2020 में जो हुआ उसे बगावत तो किसी भी हाल में नहीं कहा जा सकता। और आप देखेंगे कि आपके चर्चा में ये बात निकल के ज़रूर आई कि, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये चुनाव कैंडिडेट्स का है, तो बिल्कुल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि यहाँ पर सरकार है, इसलिए जितने भी लोग कैंडिडेट के रूप में आएंगे वो सरकार के रूप में आएंगे, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे और सरकार ने जिन लोगों पर यकीन किया उन लोगों के रूप में आएंगे। कैंडिडेट का चयन कांग्रेस पार्टी में इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर के और प्रदेश और देश के सारे मुद्दों पर, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे कानून व्यवस्था या प्रशासन की व्यवस्था से जुड़े या स्थानीय मुद्दे जो हों, उन सब को लेकर के मुखरता से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए या डिक्लेयर होने वाले हैं, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ मुखरता के साथ कोई आंदोलन किया। हाँ, विपक्ष के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी थी सरकार के खिलाफ अपने प्रदर्शन करने की, जनता के समर्थन में अपनी आवाज़ को उठाने की, हमारे कैंडिडेट्स में वो बात आपको नजर आएगी। और बगावत की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी बगावत की लाभार्थी, अगर उसे बगावत कहा जा सके। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में एक योजना है रुक जाना नहीं योजना, जिसके तहत ऐसा होता है कि यदि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं तो परीक्षा में फेल होकर के आसान विषयों का चयन करके आप दोबारा परीक्षा में पास हो सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी लाभार्थी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस योजना की है, क्योंकि मध्य प्रदेश की चुनावी परीक्षा में तो जनता ने बुरे मार्क्स देकर के इनको फेल किया था। ठीक है, उपचुनाव हुए, बाकी चीज़ें हुई, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और इनके जो लास्ट मिनट डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हैं, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि टिकट डिक्लेयर होने के बाद सब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई तो है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि शायद आखिरी मौके पर ये एक थोड़ा सा हम पैच कस लें तो शायद कुछ है, लेकिन जनता एक बार निर्णय बना लेती है तो बना लेती है। 30 दिन हो, 90 दिन हो, 90 दिन वाले होने चुनाव, 90 दिन के बाद जो चुनाव होना उसका निर्णय आज जनता बना चुकी है और हम सब जानते हो निर्णय क्या। तो उसको लेकर के जो हमारी लोकतंत्र की प्रति आस्था है, उसको लेकर के जो हमारी प्रक्रिया है, हमारी लिस्ट तो जल्दी आएगी ही, लेकिन इन सब बातों का ध्यान रख करके जनता अपना वोट देने जा रही है, मन बना चुकी है। चलिए, ये हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस समय केंद्रीय गृह मंत्री बैठक के लिए आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और साथ में और भी जो संबंधित नेतागण हैं, और ये जाते हुए तस्वीरें हैं, तमाम बड़े नेता और अंदर चर्चा और तमाम चीज़ें हैं। चलिए अब लौटते हैं बातचीत की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी दिख रही है इस बार की, जैसे बॉलीवुड में एक टर्म होता है कि
हीरो और एंटी हीरो, मनोज जी जी आपकी तवज्जो चाहूंगा, हालांकि जवाब राजपाल जी से लेना है। जी जी हीरो और एंटी हीरो यानी हीरो और प्रति हीरो, दोनों दलों का कॉन्फिडेंस इस बार वैसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन हीरो है कौन प्रति हीरो है, कौन हीरो है कौन एंटी हीरो है, वो जनता पे छोड़ना ज़्यादा उचित है, लेकिन कॉन्फिडेंस दोनों का वैसा ही। जैसे हीरो और एंटी हीरो की लड़ाई होती तो दोनों का कॉन्फिडेंस देख के जनता ताली बजाती। तो पिछले चुनाव में चूंकि ऐसा ही नतीजा जनता ने दिया, 14 महीने कांग्रेस सत्ता में रही और 3.5 साल का मौका बीजेपी को मिला है, तो हीरो एंटी हीरो दोनों की भिड़ंत है इस बार राजपाल जी। देखिए, वास्तविक हीरो तो जनता ही है प्रजातंत्र में जी और चुनाव में जनता हीरो है और जनता ही जीरो भी कर देती है किसी को। ये सही चुनाव कहा, है बिल्कुल सही और कहा। निश्चित तौर पर हम चूंकि जनता के काम को लेकर जनता के बीच में गरीब कल्याण के माध्यम से, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और हमने ये दिख रहा है मध्य प्रदेश सहित देश भर में कि जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रता से प्रयास करा। अगर किसी के पास मकान नहीं था तो उसे पक्का मकान देने का काम किया, मुख्य धारा में समाज में आ सके। एक उस परिवार को हमने गांव में देखा है, नजदीक से देखा है कि जब वो कच्चे मकान में रह रहा था और उसके बच्चे जब विद्यालय जाते थे या गांव में निकलते थे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, और आज जब प्रधानमंत्री आवास की पक्की छत उनकी बन गई और वही बच्चे उसी घर में रहने वाले जब निकल रहे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलता है, उसमें शरद जी आप यकीन मानेंगे जमीन आसमान का अंतर दिखने को मिल रहा है। ये जो सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करा हमने, ये सिर्फ आर्थिक या पक्का मकान दे दिया और कच्चे झोपड़ा खत्म हो गया, ये इतना तक सीमित नहीं है। उसको महसूस करने का काम जो हुआ, एक जो सामाजिक बदलाव आया है। आज एक उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गांव के अंदर किसी के घर गैस था और बाकी लोग देखते थे खाली कि गैस का चूल्हा है, और अब आज उस महिला जो गरीब वर्ग से आती है वो उज्ज्वला गैस का जब उसके पास चूल्हा है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल आया, उसका जो सामाजिक बदलाव आया, वो परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। आज समाज के अंदर एक समानता का भाव आया है, समरसता का भाव आया है, और यही दीनदयाल उपाध्याय जी का एक अंत्योदय का सपना था। वो ये चाहते थे कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी समाज के मुख्य धारा में आए, और वो कैसे आएगा तो वो सरकारें लेके आए। हमारी सरकार ने वो लाने का काम किया, शौचालय बना के जो शर्म महसूस होती थी हमारी बहन की, वो शर्म खत्म करने का काम हमारी सरकार। निश्चित तौर पर आप सत्ताधारी दल हैं, आपके पास आपकी योजनाएं हैं, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस के पास अपने 14 माह के शासनकाल की चीज़ें हैं और भविष्य के लिए जो उसके दावे हैं कि अगर वो सत्ता में आती है तो हम ये करेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसको हम कहते हैं ना कि भैया वाह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार के चुनाव में अगर आप और हम पूछें तो सब कहेंगे सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रत्याशी भैया भारी पड़ेगा। अगर प्रत्याशी अच्छा नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस बार सबसे ज़्यादा माथापच्ची अगर कर रही हैं तो वो सिर्फ प्रत्याशी के लिए कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जनता अपने क्षेत्र के रीजनैलिटी यानी स्थानीय तत्वों के आधार पर अपने मनपसंद प्रत्याशी की तलाश करने के लिए वोट देने जा रही है, और राजनीतिक दलों को विवश कर रही है कि आप प्रत्याशी अच्छा दीजिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बहुत शुक्रिया राजपाल जी, बहुत शुक्रिया मिथुन जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो देखते रहिए बंसल न्यूज़। आगे छत्तीसगढ़ का हमारा खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।